10 साल बाद बुझी प्यास, धन्यवाद देने जनसुनवाई पहुंचे ग्रामीण। आदिवासी परंपरा से किया कलेक्टर का सम्मान। ग्रामीणों ने कलेक्टर नीतू माथुर का आदिवासी संस्कृति के प्रतीक चोमल और टोकरी सिर पर सजाकर उनका अभिनंदन किया। आमतौर पर जनसुनवाई में लोग अपनी समस्याएं और शिकायतें लेकर पहुंचते हैं, लेकिन मंगलवार को मध्य प्रदेश के अलीराजपुर कलेक्ट्रेट में एक अलग ही तस्वीर देखने को मिली। यहां ग्राम गोला पलवी के भील फलिया के ग्रामीण शिकायत नहीं बल्कि अपनी वर्षों पुरानी समस्या के समाधान के लिए कलेक्टर नीतू माथुर का आभार व्यक्त करने पहुंचे। मामला विकास खंड सोडवा की ग्राम पंचायत अंबाजा के ग्राम गोला पलवी स्थित भील फलिया का है, जहां रहने वाले केवसीय पिता अगरिया ने पिछली जनसुनवाई में पेयजल संकट को लेकर आवेदन दिया था। दरअसल आपको बता दें, उन्होंने बताया था कि फलिया के 12 से 15 परिवार पिछले लगभग 10 वर्षों से गंभीर जल संकट का सामना कर रहे हैं। ग्रामीणों को पीने के पानी और पशुओं के लिए पानी लाने हेतु करीब 2 किलोमीटर दूर अंबाजा गांव तक जाना पड़ता था। शिकायत मिलने पर कलेक्टर नीतू माथुर ने तत्काल संज्ञान लेते हुए लोक स्वास्थ्य यंत्रिकी विभाग के अधिकारियों को समस्या के शीघ्र समाधान के निर्देश दिए। प्रशासन की पहल पर भील फलिया में नया हैंडपंप स्वीकृत किया गया और उसका खनन कराया गया। हैंडपंप से पानी उपलब्ध होते ही ग्रामीणों की वर्षों पुरानी पेयजल समस्या समाप्त हो गई। समस्या के समाधान से खुश ग्रामीण मंगलवार को जनसुनवाई में पहुंचे और कलेक्टर का पारंपरिक आदिवासी रीति रिवाजों के साथ सम्मान किया। इस दौरान पारंपरिक टोकरी सिर पर सजाकर उनका अभिनंदन किया गया, जिसमें आदिवासी संस्कृति की अनूठी झलक पेश की। ग्रामीणों ने बताया कि लंबे समय से अपने फलिया में हैंडपंप की मांग कर रहे थे, लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पाया था। जनसुनवाई में आवेदन देने के बाद प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई और अब उन्हें प्रतिदिन लंबी दूरी तय कर पानी लाने की मजबूरी से राहत मिल गई है। ग्रामीणों ने कहा कि कलेक्टर मैडम ने सिर्फ हमारी बात नहीं सुनी बल्कि हमारी 10 साल पुरानी समस्या का समाधान भी कर दिखाया। आया जनसुनवाई में आपका सम्मान किया, क्या था पूरा मामला? देखिए, पिछले जन सुनवाई में कुछ ग्रामीण आए थे और उनके गांव में बताया कि पानी की काफ़ी समस्या है। जैसा कि आपको पता है, यहाँ पर छोटे छोटे फलिए भी हैं, तो काफ़ी दूर से पानी ला रहे थे। उनकी समस्या सुनने के बाद हमने पीएचई की टीम को और रेवेन्यू की टीम को वहाँ पर भेजा था। तो शिकायत हमको लगा कि ठीक है, उनकी समस्या जेन्युइन है, तो हम लोगों ने तत्काल फिर वहाँ पे बोर कराया। तो ऐसा उनका कहना है कि पिछले 35 सालों से उनके यहाँ पानी नहीं था, तो वो काफ़ी खुश हुए और इसलिए आज वो प्रसन्नता व्यक्त करते हुए एक छोटा सा गिफ्ट लाए थे मेरे लिए। तो बहुत ही अच्छी खुशी की बात है कि उनकी समस्या का समाधान। बड़ी खबर अलीराजपुर से आ रही है। पीने के पानी के लिए संघर्ष, जान जोखिम में डाल रहे ग्रामीण। गहरे कुएं से पानी निकालने को मजबूर हैं लोग। सरकार की करोड़ों रुपए की नल जल योजना कागजों में सिमटी। अलीराजपुर जिले के जोबड़ क्षेत्र के ग्राम पंचायत थापली की ये तस्वीरें देखिए, कैसे पीने के पानी के लिए जान जोखिम में डाल रहे हैं ग्रामीण। एक और देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल अलीराजपुर जिले की तस्वीर इन दावों की हकीकत बयां कर रही है, जहां करोड़ों रुपए की नल जल योजना कागजों में सिमट कर रह गई है और ग्रामीण आज भी पीने के पानी के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को मजबूर है। समस्या पानी को लेकर। मेरा नाम दिलीप चौहान है। मैं खेड़ा देवी फ्लैग का निवासी हूँ। यहाँ पे पीने के लिए पानी की सुविधा नहीं है, हैंडपम्प नहीं है। हम 10-15 साल से परेशान हैं और अब ये माल ढोर के लिए बहुत परेशान है। और पीने के लिए कई डब्बा लेके जाते हैं तो 3-4 डब्बा भर के ले आते हैं और माल ढोर को पिलाने के लिए बहुत दिक्कत है। इसलिए हम मांग कर रहे हैं सरपंच और विधायक सांसद से कि हमारा ये जल्दी से जल्दी हैंडपम्प एक करवा दे। और कोई कार्यक्रम होता तो टैंकर नहीं मिलता, सब गांव में साथ में हो जाता तो टैंकर भी नहीं मिलता। इसलिए हम मांग कर रहे हैं कि एक हैंडपम्प जल्दी से जल्दी करवा दे, नहीं तो हम जोबट में जाके धरना देंगे और बुजुर्गों और भाई लोगों को सबको लेके हम धरना देंगे तब तक।
धार जिले के राजू थाना अंतर्गत खेरखेड़ा में एक झगड़े का सामाजिक रीति रिवाज से निपटारा चल रहा था। वहां पर एक वाहन से पलटावत के कुछ लोग आए, उनके द्वारा विवाद किया गया। उस दौरान बताया गया कि बच्चियां जो हैं होद में गिरी है और उनकी मौत हो गई। तत्काल पुलिस टीम वहां पर मौके पर पहुंची। वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। FSL टीम मौके पर पहुंची। पुलिस के द्वारा मां से पूछताछ की गई। बच्चों के संबंध में तो मां ने बताया कि बच्चों के साथ वह बकरी चराने के लिए गई थी। बकरी चराने के दौरान उसकी जो बेटी 3 वर्ष की थी वह कुएं में पैर फिसलने से गिर गई थी। उसको बचाने के लिए मां भी कुएं में गिरी। उसके बाद बड़ी बच्ची भी अपनी मां को देखकर कुएं में गिरी। इस प्रकार से तीनों गिर गई थी। गांव के 2 लोग मुकेश और गोपाल कटारे, इन लोगों ने उन तीनों को निकाला और दोनों बच्चियां मृत हो गई थी। वहीं जब इस दौरान झगड़ा का घटनाक्रम चल रहा था तो ग्राम खेरखेड़ा में मुकेश और गोपाल कटारे ने इस घटना को इस तरह का स्वरूप दिया, साजिश की कि बच्चियों को पटलावत के लोगों ने होद में फेंक दिया है, जिससे बच्चियों की मृत्यु हो गई है। ASP पारुल बेलापुरकर ने बताया कि पूछताछ में यह घटना सामने आई है कि बच्चियों के कुएं में पैर फिसलने से मौत हुई है। पुलिस ने दोनों आरोपितों को राउंड अप कर लिया है। वहीं संदिग्धों को भी पूछताछ के लिए बुलाया है। पुरानी रंजिश के कारण गांव वालों ने इस घटना को ऐसा स्वरूप दिया कि पटलावत के लोगों ने बच्चियों को होद में गिराया। अभी दोनों बच्चियों का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है और मर्ग कायम कर जांच में लिया गया है। और 2 बच्चियों के शव मिले, क्या मामला है? देखिए, थाना राजौद में सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम खेरखेड़ा में सरपंच जो है वहाँ का, उसका और एक पटलावदिया की महिला का जो था सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार झगड़े का कुछ निपटारा चल रहा था। तो वहाँ पे तूफान गाड़ी से पटलावदिया के कुछ लोग आए और उनके द्वारा वहाँ पे चिल्ला पुकार की गई और उसी दौरान बच्चियाँ जो हैं होद में गिरी। तत्काल पुलिस टीम वहाँ पे मौके पे पहुँची और उन्होंने वरिष्ठ अधिकारी मौके पे पहुँचे। FSL टीम ने घटना का बारीकी से निरीक्षण किया। आगे की जो हमने बातचीत करी बच्चियों की माँ से, तो उसने पूछताछ में हमको ये बताया कि वो अपनी बच्चियों के साथ बकरी चराने के लिए गई हुई थी और बकरी चराने के दौरान जो उनकी छोटी बेटी थी जो 3 वर्ष की थी, वो कुएं में पैर फिसलने से गिर गई। उसको बचाने के लिए माँ गिरी और उसके बाद बड़ी बच्ची भी अपनी माँ को देख के वो भी कुएं में गिरी। इस प्रकार से तीनों गिर गईं। गांव के ही 2 जो लोग थे उन्होंने इनको सबको निकाला और वो बच्चियां जो है मृत हो गई थीं। पूछताछ में महिला ने और जो उन्होंने प्रारंभिक उसमें बच्चियों को निकाला था, उसने स्वीकार किया है कि चूँकि ये घटनाक्रम चल रहा था झगड़े का, पूर्व से झगड़ा निपटान का पटलावदिया और खेरखेड़ा के बीच में, तो उसको उन्होंने इस तरह से स्वरूप दिया कि इस घटनाक्रम के कारण ही वो जो लोग आए थे उन्होंने ही बच्चियों को होद में फेंका, जिससे बच्चियों की मृत्यु हुई। पूछताछ में हम लोगों को ये पूरी घटना क्लियर हुई और इसमें ये सामने आया कि बच्चियां पैर फिसलने से उनकी मृत्यु हुई है और ग्राम खेरखेड़ा के जो लोग थे जो 2 तूफान गाड़ियों से भर के आए थे, इनको पुलिस ने राउंड अप भी किया था संदिग्ध के रूप में पूछताछ के लिए। मैडम, इसका मतलब ये हुआ कि होद में गिरने से बच्चियों की मौत नहीं हुई? जी, कुएं में पैर फिसलने से बच्चियों की मौत हो गई, जिसको अपनी पुरानी रंजिश के कारण ये 2 गांव वालों ने आपस में उसको ये ऐसा स्वरूप दिया कि बच्चियों को जो लोग आए थे उन्होंने पटलावदिया के लोगों ने उसको होद में गिराया। इसमें कितने लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया? अभी प्रारंभिक अवस्था में दोनों बच्चियों की मृत्यु होने पर मर्ग पंजीबद्ध करके और जाँच में लिया गया है थाना राजौद में। और मैडम, झगड़े में कितने लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया? अभी झगड़े का अभी कोई कार्रवाई आगे नहीं की गई है। अंजड़ के सराफा बाजार में इन दिनों हलचल तेज है। हाल ही में सामने आए कथित नकली सोना बेचने और अमानत में खयानात के मामले ने पूरे कारोबार को हिलाकर रख दिया है। इस विवाद के बाद ग्राहकों का भरोसा डगमगाया है और सराफा व्यापारियों में भारी नाराजगी है। हालात को देखते हुए अंजड़ सराफा एसोसिएशन ने सोमवार रात 9 बजे एक बैठक बुलाई। बैठक में बड़ी संख्या में सोना चांदी व्यापारी जुटे और एक सुर में कहा कि कुछ दुकानदारों की हरकतों का खामियाजा पूरे बाजार को भुगतना पड़ रहा है। दरअसल हम आपको बता दें कि जिसके कारण करोड़ों रुपए का लेन देन प्रभावित हुआ है। वहीं व्यापारियों का कहना है कि इस घटना से न सिर्फ आर्थिक नुकसान हुआ है बल्कि सालों की साख पर भी दाग लगा है। एसोसिएशन ने सख्त रुख अपनाते हुए सर्वसम्मति से अनेकों निर्णय लिए गए। वहीं बताया कि गत दिनों गिरफ्तार हुए सराफा व्यापारी को 2 साल पहले एसोसिएशन से निकाला जा चुका है। व्यापारियों ने साफ किया है कि बाजार की प्रतिष्ठा और ग्राहकों का विश्वास बचाने के लिए ऐसे मामलों पर जीरो टॉलरेंस जरूरी है। इस दौरान सराफा एसोसिएशन की सभी छोटी बड़ी लगभग 35 दुकानों के सराफा व्यवसायी मौजूद रहे। बिजू भाई, आज सभी सराफा एसोसिएशन के मेंबर इकट्ठे हुए हैं और मीटिंग की जा रही है, क्या कारण है बैठक में? आज अंजड़ सराफा एसोसिएशन की मीटिंग संपन्न हुई
अंजल सराफा का इतिहास राजा महाराजा काल से अंजल सराफा का व्यवसाय चल रहा है। आज अंजल सराफा व्यापारियों के इस संबंध में मीटिंग हुई कि विगत दिनों कुछ व्यापारियों द्वारा ऐसा भ्रामक ग्राहकों को माल देने के संबंध में आया कि अंजल सराफा एसोसिएशन सोने का माल गलत तरीके से देते हैं। इस संबंध में हम अंजल सराफा व्यवसायी पूर्ण रूप से खंडन करते हैं, क्योंकि अंजल सराफा का जब से भी व्यापार चल रहा है आज तक किसी भी प्रकार का ग्राहक के साथ न तो धोखाधड़ी हुई है, न ही किसी प्रकार की चीटिंग का काम अंजल सराफा व्यवसायी द्वारा किया जाता है। अंजल सराफा का हर व्यापारी अपनी दुकान की रियायत मान्यता के हिसाब से ही सोना चांदी और पारस्परिक व्यवहार के द्वारा ही व्यापार किया जाता है। अपने एसोसिएशन में कितने मेंबर है, कितनी दुकानें हैं अपने अंजल सराफा एसोसिएशन के 35 मेंबर हैं। इनमें सोने और चांदी दोनों? सोना और चांदी दोनों है। विगत दिनों जो व्यापारियों के द्वारा किया गया था उससे कुछ व्यापार में फर्क पड़ रहा है, ऐसा लग रहा है कि कुछ गलत तरीके की अफवाहों के कारण सराफा व्यवसायी के ऊपर आ जाती है, ग्राहक के मन में असंतोष रहता है। हम ग्राहकों के प्रति हमेशा सजग रहकर हम ग्राहकों के प्रति हमेशा उच्च क्वालिटी के स्वर्ण और चांदी के ही गहने का हम व्यापार करते हैं। गजू भाई, जैसा अभी तक जो मामला संज्ञान में आया है उसमें ऐसा कोई ग्राहक के साथ में कोई धोखाधड़ी वाला मामला है कि पर्टिकुलर किन्हीं लोगों के साथ में? ये ग्राहक के साथ किसी प्रकार का भी धोखाधड़ी का केस नहीं आया है। ये किसी आपसी पर्टिकुलर ही व्यक्तियों के साथ में इस प्रकार की हरकत की गई। और इससे कठोर नियम अपने एसोसिएशन की ओर से बनाए जाएंगे कि इस प्रकार से कोई विवादास्पद कोई मामला सामने नहीं आए और एसोसिएशन को कोई कदम उठाना पड़े। हम सराफा व्यवसायियों का एक एसोसिएशन है और एसोसिएशन में अगर किसी भी प्रकार का कोई भी व्यवसायी अगर गलत काम करता है तो हम उसको सराफा एसोसिएशन से निष्कासित कर कानूनी कार्रवाई के लिए स्वयं हम बाध्य करेंगे। जो ये व्यापारियों के द्वारा किया गया था क्या वो एसोसिएशन में थे कि एसोसिएशन से बाहर पहले ही किए जा चुके हैं? जब से उनके ऊपर एफआईआर हुई तब से हमने सराफा एसोसिएशन से उनको हटा दिया गया। लगभग कितना समय हो गया? लगभग 1.5 से 2 साल हो गए। धार जिले के धर्मपुरी में राठौर समाज महिला मंडल एवं अन्य समाज की महिलाओं द्वारा कराई जा रही श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ सोमवार देर शाम भव्य कलश यात्रा के साथ हुआ। कथा प्रारंभ होने से पूर्व श्रद्धालुओं द्वारा कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में पुरुष और महिलाओं एवं युवाओं ने भाग लिया। कलश यात्रा नगर के राजबाड़ा चौक से प्रारंभ होकर प्रमुख मार्गों से होते हुए कथा स्थल राधा कृष्ण राठौर मंदिर पहुंची, जहां विधि विधान से पूजन अर्चन कर कथावाचक पीड़ित नर्मदा प्रसाद जी ने कथा का शुभारंभ किया। यात्रा के दौरान श्रद्धालु भजन कीर्तन करते हुए चल रहे थे, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा। महिलाओं ने सिर पर कलश धारण कर धर्म ध्वजा के साथ यात्रा में सहभागिता की। महिला मंडल की महिलाओं ने बताया कि कथा के दौरान प्रतिदिन धार्मिक प्रवचन, भजन एवं विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कथा स्थल पर श्रद्धालुओं के बैठने, पेयजल एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं। कथा के प्रथम दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे और धर्म लाभ प्राप्त किया। आयोजकों ने क्षेत्रवासियों से कथा में शामिल होकर पुण्य लाभ लेने की अपील की। गजानन भूतगणादि सेवितं सुनिंदं भूतलजा ओम महाश्री। शाहजहांपुर पहुंचे उज्जैन रेंज के डीआईजी नवनीत भसी ने वार्षिक निरीक्षण के दौरान स्थानीय डीआरपी लाइन में बलवा ड्रिल का अवलोकन कर मार्गदर्शन दिया।
उन्होंने इस दौरान पुलिस दरबार में परिवारजनों की समस्याओं को सुना और उसका निराकरण के लिए संबंधितों को निर्देश दिए। साथ ही डीआईजी ने अधिकारियों और कर्मचारियों को संबोधित करते हुए उन्हें राहगीर और पीएम राहत योजना एवं साइबर फ्रॉड के संबंध में जानकारियां दी। डीआईजी नवनीत भसीन ने जिले में शांति, सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एसपी कार्यालय में पुलिस अफसरों की बड़ी बैठक ली। इस दौरान उन्होंने निर्देश दिए कि पर्याप्त पुलिस बल रहे, समस्त संवेदनशील एवं आबादी वाले क्षेत्रों का भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का स्तरीय निरीक्षण कर आवश्यकता अनुसार ड्यूटी लगाए जाने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने निर्माणाधीन नवनिर्मित एसपी कार्यालय का निरीक्षण कर आवश्यक सुधार करने के साथ परिसर में हरियाली के लिए पर्याप्त मात्रा में पौधारोपण करने के लिए निर्देश दिए। डीआईजी नवनीत भसीन ने सीसीटीवी कंट्रोल रूम पर सिंहस्थ 2028 के लिए दिए जा रहे प्रशिक्षण में मार्गदर्शन भी दिया। उन्होंने नेशनल हाईवे नंबर 52 पर ग्राम पनवाड़ी ब्लैक स्पॉट पर आमजनों से चर्चा की। सड़क दुर्घटनाओं में घायलों की जान बचाना और आमजनों को जागरूक करने को लेकर प्रधानमंत्री राहत योजना में सड़क दुर्घटना के पात्र घायलों को 1.50 लाख रुपए का कैशलेस उपचार उपलब्ध कराने तथा केंद्र सरकार की राहगीर योजना की विस्तृत जानकारी देकर बताया कि सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को समय पर अस्पताल पहुंचाने वाले मददगार नागरिक को इस योजना के तहत 25,000 रुपए तक की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। की जानकारी देकर लोगों से अपील की कि वे सड़क दुर्घटना की स्थिति में घायलों की मदद करें और यातायात नियमों का सख्ती से पालन करें। इस मौके पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यशपाल राजपूत सहित पुलिस अधिकारी मौजूद थे। बहुत बढ़िया। समझ गए। इसमें पहला दिन में तो इसलिए हम लोग पूरा आपके सामने टीम लेके इसलिए घूम रहे हैं। अब आपसे बस इतनी हमको सहायता चाहिए। आज हम लोगों ने एक नया विषय भी अपने साथ उठाया है, जो एक्सीडेंट से डेथ होती हैं उसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश भी हैं और काफ़ी संवेदनशील विषय है कि हमें किसी परिवार को इस बारे में सूचना देनी पड़ती है कि उनके परिवार के व्यक्ति की डेथ हो गई है। तो इससे बचने के लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं और इसके तहत हम लोगों ने ब्लैक स्पॉट पर जाके आज ट्रेनिंग सेशन भी रखा है, जिसमें हम CPR की ट्रेनिंग, राहगीर योजना के बारे में जानकारी, पीएम राहत के बारे में जानकारी सबको दी है। आपके चैनल के माध्यम से मैं अपील भी करना चाहूँगा शाहजहाँपुर के सभी नागरिकों से कि कृपया करके आगे बढ़ के एक्सीडेंट से डेथ कम करने में हमारा सहयोग करें। अगर वो कोई सूचना देते हैं पुलिस को तो उनके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं होगा, उनका कहीं नाम नहीं आएगा। साथ ही साथ इसके बदले अगर वो किसी की जान बचाने में सहयोग करते हैं तो 25,000 कैश रिवार्ड राहगीर योजना के तहत मिलेगा और जिस व्यक्ति को वो अस्पताल ले जाएंगे उस घायल का 1.5 लाख रुपए का इलाज भी पीएम राहत के तहत किया जाएगा। सर सिंहस्थ को लेकर क्या तैयारियां हैं सर? ना आपने देखा 2028 में जो सिंहस्थ उज्जैन में आयोजित होगा उसको लेकर जिस प्रकार की तैयारियां चल रही हैं, उस क्रम में पुलिस विभाग ने अपना प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ कर दिया है। गत माह ही कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है। इस क्रम में शाहजहाँपुर में भी आज 6 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के सत्र में मैं भी उपस्थित हुआ था। मैंने सभी से प्रतिभागियों से चर्चा की, जो ट्रेनिंग देने वाले हमारे साथी हैं उनसे भी चर्चा हुई और सबको ये बताया कि ये सिंहस्थ में ड्यूटी करना बाबा महाकाल की सेवा का हिस्सा है और हम लोगों को एक अपॉर्चुनिटी मिली है इसमें सेवा करने की, अपना योगदान देने की। इस भाव से इसको लिया जाए तो हम लोग अवश्य इसमें सफलता अर्जित करेंगे और श्रद्धालुओं को, आने वाले श्रद्धालुओं के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे और उनको एक अच्छी यादों के साथ यहाँ से विदा करेंगे। इंदौर में सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो के आधार पर कनाड़िया पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सुमित गिरी नामक युवक को गिरफ्तार किया है। युवक अपने जन्मदिन के दौरान चाकू से केक काटते हुए दिखाई दिया था। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और आरोपी तक पहुंचकर उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस गिरफ्त में युवक अपने कृत्य पर माफी मांगता भी नजर आया। दरअसल इंदौर की कनाड़िया थाना पुलिस ने पिछले दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई की। वायरल वीडियो में सुमित गिरी नामक युवक अपने जन्मदिन के मौके पर बड़े चाकू से केक काटते हुए दिखाई दे रहा था। आपको बता दें कि वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने उसकी पहचान कर जांच शुरू की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि सार्वजनिक रूप से हथियारों का प्रदर्शन और ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित करना कानून व्यवस्था के लिए उचित नहीं है और इससे गलत संदेश आता है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपी को थाने लाकर पूछताछ की, जहां वह अपने किए पर माफी मांगता दिखाई दिया। पुलिस अधिकारियों ने आम लोगों, विशेषकर युवाओं से अपील की है कि जन्मदिन या अन्य आयोजनों में हथियारों का प्रदर्शन करने से बचे और कानून का पालन करें। मेरा नाम सुमित गिरी है। मैंने तेज धार वाले चाकू से केक काटा और उसकी रील बनाकर इंस्टाग्राम पे डाल दी, जो कि एक अपराध है। भविष्य में ऐसी गलती आगे कभी नहीं करूँगा, मैं क्षमा चाहता हूँ। सोशल मीडिया पर एक केक काटने का वीडियो वायरल हुआ था, तो उन आरोपियों को किस तरीके से पुलिस ने राउंड अप किया?
थाना कनारिया क्षेत्र अंतर्गत एक अवैध हथियार का प्रदर्शन और सोशल मीडिया पर इसे अलग तरीके से वायरल करने का एक वीडियो सामने आया था, जिसके चलते जो है एक व्यक्ति जिसके द्वारा कि चाकू से केक काटा जा रहा था उसे गिरफ्तार किया गया और आर्म्स एक्ट की धाराओं में इस प्रकरण को पंजीबद्ध किया गया है। और लगातार जो है सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के माध्यम से ऐसे लोग जो असामाजिक गतिविधियां करते हैं, असामाजिक तत्व हैं जो इस तरह का प्रदर्शन करते हैं, उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। धार जिले के धर्मपुरी में भीषण गर्मी को देखते हुए दाऊदी बोहरा समाज द्वारा मंगलवार हाट बाजार के दिन राहगीरों एवं आमजन को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से शरबत वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान समाज के सदस्यों ने सड़क से गुजरने वाले लोगों और दुकानदारों को ठंडा शरबत पिलाकर गर्मी से राहत प्रदान की। कार्यक्रम में समाज के पदाधिकारियों एवं युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। उन्होंने कहा कि भीषण गर्मी के मौसम में लोगों की सेवा करना ही इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य है। शरबत वितरण के दौरान बड़ी संख्या में राहगीरों ने शरबत ग्रहण कर समाज के इस सेवा कार्य की सराहना की। दाऊदी बोहरा समाज के सदस्यों ने भविष्य में भी ऐसे जनसेवा एवं सामाजिक सरोकार से जुड़े कार्यक्रम आयोजित करने की बात कही। कार्यक्रम सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद इजी है। मोहम्मद जी, आज लोगों को राहत देने का प्रयास किया है, ठंडाई का वितरण किया गया, क्या कुछ कारण? हमारे दाऊदी बोहरा समाज के जो 53वें धर्मगुरु हैं डॉक्टर सैयद मुफद्दल सैफुद्दीन साहब, उन्होंने ये प्रोजेक्ट चालू किया है कि इस तपती धूप में, गर्मी में लोगों को राहत मिले, ठंडा शरबत पिलाने का, और उससे जो यात्री है वो डिहाइड्रेट ना हो, हाइड्रेटेड रहे। जैसे हमारे यहाँ अभी आज मंगलवार का दिन है और हाट बाजार लगता है, तो सभी आसपास के ग्रामीण क्षेत्र से सब अपने सब्जी वगैरह, फ्रूट वगैरह और जो भी उनको सामग्री लगती है वो लेने आते हैं। तो इतनी गर्मी, इतनी तपती धूप में, इतनी गर्मी में वो डिहाइड्रेटेड ना हो, हाइड्रेटेड रहे, उस कारण शरबत का प्रोग्राम रखा गया। कब से पिला रहे हैं? ये अभी 3 बजे से, दोपहर में 3 बजे से चालू किया है, अभी 5:30 हो रही है। भोजसाला पहुंचे हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा मंगलवार पूजा में हुए शामिल। रामेश्वर शर्मा बोले, भोजसाला मां सरस्वती का पावन मंदिर 700 साल के संघर्ष को जिंदा रखने पर धार के हिंदुओं को दी बधाई। कहा, न्यायपालिका ने भी भोजशाला के तथ्य और सत्य को स्वीकार किया। मुस्लिम समाज से की अपील, सत्य स्वीकार कर मंदिर हिंदुओं को सौंपे। बोले, मां सरस्वती का मंदिर राजा भोज द्वारा निर्मित भव्य धरोहर है। चेतावनी भरे अंदाज में कहा, धार से प्रेरणा लेकर देश भर में गूंजेगी आवाज। दर्शन करने के लिए आए हैं। आपने एक मतलब श्रद्धालुओं को संबोधित भी किया है, क्या कहेंगे माँ वाग्देवी सरस्वती लोक बनने को लेकर, मूर्ति स्थापना को लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, भोजशाला की ये भव्य और दिव्य जो है माँ सरस्वती का पावन मंदिर है। इस मंदिर को खंडित करने का षड्यंत्र खिलची से लेकर अभी तक कई लोग करते रहे हैं, लेकिन मैं धार के हिंदुओं को हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि उनने लगातार इस संघर्ष को 700 साल तक जिंदा रखा और आखिरी में उस परिणति तक लेके गए कि सड़कों की लड़ाई भी लड़ी और न्यायपालिका भी गए, और न्यायपालिका ने भी यहाँ के तथ्य और सत्य को स्वीकार करते हुए निर्णय दिया है। मैं मुसलमानों से अपील करना चाहूँगा कि थोड़ा समझें, तथ्य को स्वीकार करें, सत्य को स्वीकार करें। हिंदुओं का मंदिर, माँ सरस्वती का मंदिर राजा भोज के द्वारा बनाया हुआ भव्य और दिव्य ये भोजशाला हिंदुओं को दें और गले मिलें। अगर ऐसा नहीं होगा तो धार के हिंदुओं से हिंदुस्तान का हर हिंदू प्रेरणा लेगा, और जहाँ जहाँ तुम्हारे पुरखों ने गड़बड़ी की हैं उन गड़बड़ियों का परिणाम उस स्थानों पर दिखेगा। मूर्ति के को स्थापना को लेके सरस्वती लोक को देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सरस्वती लोक की यहाँ घोषणा की है। पुरातत्व और सारे महत्व को ध्यान में रखते हुए जो निर्माण की जहाँ जहाँ अनुमति होगी वो निर्माण तो पूरी तैयारी से किया जाएगा। यहाँ की समिति से भी सलाह और मशवरा किया जाएगा, अन्य लोगों से भी जो हैं उससे लिया जाएगा। कुल मिलाकर माँ सरस्वती का ये पावन धरा, जिसको हम धार कहते हैं, राजा भोज की कर्मस्थली और राजा भोज की
राजधानी धार में जो संस्कृति और सभ्यता और माँ सरस्वती के को ध्यान में रखते हुए जो निर्माण हो सकते हैं, सरकार उन सबको करने का प्रयत्न करेगी। डॉक्टर मोहन यादव जी ने खुद इस बात की घोषणा की है और हम सब लोग हिंदुस्तान के हिंदू इस बात को बार बार जोर जोर से उठाते रहें, आगे भी उठाते रहेंगे कि माँ की जो देवी की प्रतिमा इंग्लैंड की धरती पर है, उसे भी आज नहीं तो कल भारत की भूमि पर लाकर धार के इस पवित्र मंदिर में उनको स्थापित करके माँ की आराधना पूरा मध्य प्रदेश नहीं, पूरा देश और पूरा विश्व का सनातनी, पूरा हिंदू उसकी आराधना करेगा। थैंक यू। औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर के सागौर, कुटी, इंडोरामा और आसपास के क्षेत्रों में लगातार बढ़ रही चोरी और लूटपाट की घटनाओं ने रहवासियों की चिंता बढ़ा दी है। क्षेत्रवासियों ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। लोगों का आरोप है कि शिकायतों के बावजूद अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। एशिया की सबसे बड़ी औद्योगिक नगरी पीथमपुर के सेक्टर 3 सागौर, कुटी, इंडोरामा और आसपास के इलाकों में चोरी, लूटपाट और असामाजिक गतिविधियों की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। रहवासियों का कहना है कि रात के समय हालात और भी गंभीर हो जाते हैं, जिससे महिलाओं, व्यापारियों और आम नागरिकों में डर का माहौल बना हुआ है। स्थानीय निवासी अनिल द्विवेदी का आरोप है कि कई बार कॉलोनी वासियों ने संदिग्ध चोरों को पकड़कर पुलिस के हवाले भी किया, लेकिन इसके बावजूद अपराधियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं हुई। क्षेत्रवासियों का कहना है कि इसी वजह से अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और क्षेत्र में चल रही अवैध स्क्रैप दुकान भंगार वाले इन चोरों से चोरी का माल खरीदते हैं, जिससे ये मामले और बढ़ रहे हैं। पार्षद विनोद चौहान ने बताया कि सागौर, कुटी, इंडोरामा और आसपास के क्षेत्रों में लगातार चोरी की घटनाएं हो रही हैं। क्षेत्र में अवैध स्क्रैप कारोबार और कुछ बस्तियों में पनप रही आपराधिक गतिविधियों की जांच कर प्रशासन को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। लोगों ने जानकारी देते हुए बताया क्षेत्र के रहवासियों और कॉलोनी वासियों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर नियमित पुलिस गश्त बढ़ाने, अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने और चोरी लूट की घटनाओं में शामिल असामाजिक तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। अगर समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो क्षेत्र में अपराध और बढ़ सकते हैं। प्रशासन को तत्काल हस्तक्षेप कर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करनी चाहिए। मामले को लेकर बगदून थाना प्रभारी सुनील शर्मा का कहना है कि क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों और नागरिकों द्वारा दिया गया ज्ञापन प्राप्त हो गया है। इसकी जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को भेज दी गई है और जल्द की आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। ज्ञापन प्राप्त हुआ है, मामले की जानकारी उच्च अधिकारियों को दे दी गई है। क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था और गश्त को लेकर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल अब देखना ये होगा कि क्षेत्रवासियों की शिकायतों पर प्रशासन और पुलिस कितनी तेजी से कार्रवाई करती है और बढ़ते अपराधों पर कब तक लगाम लग पाती है। मेरी बात सुनो पंडित जी, अपन जिस विषय पे आए वो चर्चा करो, सही रहेगा। 6 महीने से साहब को लेटर दे दिया, लोग मार खा रहे हैं, लोगों की FIR नहीं हो रही, लोगों को चोर हम पकड़ के लाए थाने छोड़ दे रहे हैं। लोगों को रात बिरात ड्यूटी छूटने के बाद मारना, लूटना, लोगों के घरों में चोरी करना, ऐसे आए दिन मुद्दे देखने को मिल रहा है और लोगों को बहुत मारते हैं हमारे इसी पूरे सेक्टर नंबर 3 में जी। और उसी के लिए हम लोगों ने आज बगदून थाने में करीब 101 लोग आए जी, ज्ञापन दिया जी। अगर इस पे उनको खाली कराने के लिए जो धाकड़ होटल के पीछे उन्होंने झोपड़ी बना रखा है, अगर वो हटवाते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर हम जिला कलेक्टर महोदय और SP महोदय को ज्ञापन देके ये सारी बातें रखें। अनिल द्विवेदी समस्या क्षेत्र का कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जो ये नहीं कहे कि हमारे यहाँ से कोई सामान चोरी नहीं हुआ है। बिल्कुल। तो विगत 2 वर्षों से बहुत त्रस्त हो चुके हैं, लेकिन यहाँ किसी प्रकार की सुनवाई आज तक नहीं हो रही है। तो हम लोग ज्ञापन देने आए और ये हम लोगों का पहला, जिसको कहेंगे एक तरीके से TI हिसाब से मिलने का मौका था क्षेत्र के सभी लोगों का। अब अगर कार्रवाई, कल SDM साहब से मुलाकात करेंगे। इनका कहना है कि हमको राजस्व अधिकारी चाहिए, ठीक है, हम SDM साहब से मिलकर राजस्व अधिकारी नियुक्त कराएंगे और शीघ्र से शीघ्र 1 सप्ताह के अंदर उस अतिक्रमण को हमको वहाँ से खाली कराना है, जिससे लोगों को चोरी की घटनाओं से निजात मिल सके। विनोद सिंह चौहान, सभापति नगर पालिका। देखिए, सागर कुटी क्षेत्र है, वहाँ पर काफी समय से कुछ पारधी समाज के लोगों द्वारा झोपड़े बनाकर रह रहे हैं जी। आम जनता का कहना है कि ये अतिक्रमण है और इसको हटाया जाए। इस संबंध में नगर पालिका और राजस्व विभाग द्वारा कार्रवाई की जा रही है जी। और जो भी बल इस कार्रवाई में विधिवत रूप से लगेगा वो हम लोग उपलब्ध कराएंगे, जिसको लेकर सभी विभागों से समन्वय जैसे ही होगा वो कार्रवाई आगे की जाए। प्रक्रिया चल रही है काफी समय से। इनका कहना था कि इस कार्रवाई को थोड़ा जल्दी किया जाए और जितना विभागों के भी समन्वय है उसको जल्दी से किया जाए, तो संबंध में सभी से बातचीत
सुनील शर्मा, TIP। इंदौर के MY अस्पताल में एक बीमार बच्चे को स्ट्रेचर पर 1 किलोमीटर तक माता पिता द्वारा ले जाने की घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग ने सख्त कार्रवाई की है। जांच में अस्पताल प्रबंधन और कर्मचारियों की लापरवाही सामने आने पर कई जिम्मेदारों के खिलाफ दंडात्मक कदम उठाए गए हैं। वहीं अस्पताल की सेवाओं को लेकर भी सवाल खड़े हुए हैं। दरअसल इंदौर के MY अस्पताल में उपचार के दौरान सामने आई अव्यवस्था के मामले में जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रशासन ने जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई की है। जानकारी के अनुसार न्यूरोलॉजिकल बीमारी से पीड़ित बच्चे को इलाज के लिए सुपर स्पेशलिटी अस्पताल भेजा गया था। इस दौरान परिजन भीषण गर्मी में बच्चे को उसके माता पिता स्ट्रेचर पर लेकर अस्पताल परिसर से दूसरे भवन तक पैदल पहुंचे। घटना का वीडियो सामने आने के बाद मामला सुर्खियों में आया और उच्च स्तर पर जांच कराई गई। वहीं वायरल वीडियो की जांच में पाया गया कि मरीज की स्थिति को देखते हुए विशेषज्ञ चिकित्सकों को मौके पर पहुंचकर उपचार करना चाहिए था, लेकिन निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। इसके बाद हेल्प डेस्क प्रभारी और सिक्योरिटी ऑफिसर की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। साथ ही अस्पताल संचालन से जुड़ी BVG कंपनी पर 1 लाख रुपए का आर्थिक दंड लगाया गया है। वहीं एक डॉक्टर, 3 नर्स और 1 वार्ड बॉय का 1 दिन का वेतन काटने की कार्रवाई की गई है। इसके अलावा अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अशोक यादव और विभाग अध्यक्ष डॉक्टर परेश सोजिया को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। के बाद स्ट्रेचर कांड आया है, क्या है पूरा मामला सर, कितने लोगों पर कार्रवाई की है सर? स्ट्रेचर का जो विषय अभी हुआ था MY अस्पताल में, तो उस विषय में जांच की गई और हमने 24 घंटे में ही सुपरिटेंडेंट से जवाब लिया, वहाँ के सभी अधिकारियों से जवाब लिया जो जिम्मेदार थे, और फिर उसके बाद 24 घंटे के अंतर्गत हमने उन पर कार्रवाई की। और कार्रवाई भी ऐसी की गई है जिससे उम्मीद है कि पुनरावृत्ति ना होगी, व्यवस्थाएं सुधरेंगी। 3 नर्सिंग ऑफिसर्स जो वहाँ पर ड्यूटी पर थी, उन्हें 1-1 दिन का वेतन रोकने के आदेश दिए गए हैं। जो डॉक्टर्स जो MCH के सीनियर रेसिडेंट डॉक्टर्स थे, उन्होंने उसको ऑर्डर किया था कि वो पेशेंट को लेके जाए, जबकि व्यवस्था ये है, साफ अधीक्षक ने भी बताया कि साफ ये व्यवस्था है कि जो बेड रिडन पेशेंट है, चल फिर नहीं सकते हैं, उनको डॉक्टर देखने आएंगे, बेड पर आएंगे। ये व्यवस्था यही चल रही है, लेकिन उन्होंने क्यों भेजा नहीं समझ से परे है। तो उन पर 7 दिन का वेतन रोकने का आदेश दिया गया है, जो डॉक्टर्स हैं जिन्होंने पेशेंट्स को भेजा था। और वहाँ पर 2 सुपरवाइज़र थे जो सिक्योरिटी के इंचार्ज, दोनों की सेवा समाप्ति की गई है। एक वार्ड बॉय और थे, वार्ड सर्वेंट थे, जिनका भी 2 दिन का वेतन रोका गया है। जो BVG कंपनीज़ है, जिनका कार्य है कि स्ट्रेचर्स बॉय देना, स्ट्रेचर्स की मेंटेन करना, उन्होंने भी लापरवाही दिखाई है। उन पर 1 लाख का जुर्माना किया गया है और शासन को लिखा गया है कि क्यों ना उन्हें ब्लैक लिस्टेड किया जाए। तो कार्रवाई की है और 0 टॉलरेंस विषय है इस मेडिकल कॉलेज में। और मैं कोशिश कर रहा हूँ जब से मैं आया हूँ कि हम गंभीरता से लेते हैं हर चीज़ को, और मरीजों की सेवा, सुरक्षा, उनका इलाज सर्वोपरि है, उसके लिए कार्य कर रहे हैं। MY अधीक्षक के ऊपर भी कार्रवाई की? MY अधीक्षक और को भी शोकॉज नोटिस दिया है और उन्हें भी वरिष्ठ अधिकारियों को भोपाल में सूचित किया है कि लगातार वहाँ MY अस्पताल बड़ा अस्पताल है, अब वो उसको राउंड नहीं ले रहे हैं। देखने में आया है, शिकायतें हैं कि सुबह शाम राउंड नहीं लेते हैं, कैजुअलिटीज़ की व्यवस्था भी ठीक नहीं है। मैं जब जाके कैजुअलिटीज़ देखता हूँ तो अफरा तफरी रहती है, व्यवस्थाएं ठीक नहीं है। कल ही मैंने देखा शाम को, तो स्ट्रेचर्स वालों ने कहा कि नंबर्स ऑफ स्ट्रेचर्स की कमी है, तो उनको ठीक किया जा रहा है। वो सुपरटेंडेंट का काम है, उनको कहा गया है कि वो कार्य करें, सुबह शाम राउंड लें और मुझे इन्फॉर्म करें। जिससे वीडियो में क्या दिख रहा था जब ये स्ट्रेचर्स ढकेलता हुआ एक कोई माता पिता दिख रहे हैं, बच्चा है, और स्ट्रेचर्स वाला जो लड़का था उसने बताया कि उसने बाहर तक छोड़ा, वो बाहर चला गया छोड़ के। तो जिसने छोड़ा है और उस पर भी कार्रवाई की गई है, उस वार्ड बॉय पर, और बाकी पूरी व्यवस्था पे कार्रवाई की गई है। थैंक यू। इंदौर के सराफा थाना क्षेत्र स्थित सराफा चौपाटी में देर रात मामूली विवाद के बाद जमकर मारपीट का मामला सामने आया है।
घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ युवक एक दूसरे पर कुर्सियों से हमला करते नजर आ रहे हैं। मामले की जानकारी मिलते ही सराफा में पुलिस ने मारपीट में शामिल युवकों को हिरासत में लिया है। दरअसल इंदौर पुलिस की सराफा चौपाटी में देर रात खाने पीने के दौरान हुए एक मामूली विवाद ने देखते ही देखते हिंसक रूप ले लिया, जिसमें हाथ धोने के दौरान छींटे उड़ने की बात पर शुरू हुआ ये विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के युवक आपस में भिड़ गए और एक दूसरे पर कुर्सियों से हमला करने लगे। घटना के दौरान चौपाटी क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया। मौके पर मौजूद लोगों ने मारपीट का वीडियो अपने मोबाइल में कैद कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में युवक एक दूसरे पर कुर्सियां फेंकते और हमला करते साथ दिखाई दे रहे हैं। घटना की सूचना मिलते ही सराफा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मारपीट करने वाले 6 आरोपियों को हिरासत में लिया है, जिसमें दोनों पक्षों के खिलाफ मारपीट और शांति भंग करने का मामला दर्ज किया गया है। थाना शराफा क्षेत्र अंतर्गत कल शाम में रात्रि में जो है 2 पक्षों के बीच जो है मारपीट का मामला सामने आया है, जिसमें जब एक पक्ष है जो वहाँ पर कुछ खा रहा था दुकान पर, उसी शॉप पे काम करने वाला एक लड़का है, पानी जब हाथ धोया इस सामने वाले पक्ष ने तो छींटा पड़ गया। बस इसी बात को लेकर दोनों में विवाद हुआ और वो बढ़ता चला गया। इसी को लेकर जो है तत्काल जब ये सूचना प्राप्त हुई झगड़े की, तुरंत जो है थाना सराफा की जो पुलिस है वो मौके पर पहुंची और सभी को अरेस्ट कर लिया गया। इसमें जो है मारपीट की धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इसमें लगभग 6 आरोपी हैं, जिसमें 4 बालिग हैं जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और 9 नाबालिग हैं। पक्षों की तरफ से क्रॉस कायमी है और उन पे जो है प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। इंदौर के गांधीनगर इलाके से रिश्तों को शर्मसार करने वाली एक बेहद गंभीर और सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहाँ एक 16 साल की नाबालिग लड़की को उसके ही दूर के रिश्तेदार द्वारा डरा धमकाकर ब्लैकमेल किया जा रहा था। शातिर आरोपी नाबालिग पर अश्लील फोटो और वीडियो भेजने का दबाव बना रहा था और ऐसा ना करने पर उसे परिवार में बदनाम करने की धमकियां दे रहा था। दरअसल डरी सहमी पीड़िता ने जब हिम्मत दिखाकर अपने माता पिता को आप बीती बताई तो परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। पुलिस ने इस मामले में पॉक्सो एक्ट के तहत नामजद मुकदमा दर्ज कर लिया है। डिजिटल दौर में मासूम बच्चों को डरा धमकाकर किस तरह प्रताड़ित किया जा रहा है, इसका ताजा और खौफनाक उदाहरण गांधीनगर थाना क्षेत्र में देखने को मिला है। यहाँ रहने वाली 16 वर्षीय एक नाबालिग लड़की ने अपनी सूझबूझ और हिम्मत से एक शातिर ब्लैकमेलर के मंसूबों को नाकाम कर दिया। गांधीनगर पुलिस के अनुसार पीड़िता की शिकायत पर आरोपी ब्रजेश पिता जितेंद्र जादव निवासी ग्रामपाल कांकड़िया के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और अन्य आपराधिक धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। बच्ची को फोटो वीडियो के माध्यम से ब्लैकमेल किया गया, तो पिताजी ने जब उसके अंदर संज्ञान लिया तो उनको भी ये थाना गांधीनगर क्षेत्र अंतर्गत कल जो बच्ची है वो नाबालिग आई अपने पिताजी के साथ और उसने बताया कि एक व्यक्ति के द्वारा उसे व्हाट्सएप पे कुछ मैसेज और वीडियो भेजे जा रहे हैं और उससे परेशान किया जा रहा है। इसमें तत्काल 79 एंड 7/8 पॉक्सो के अंतर्गत FIR रजिस्टर्ड की गई है और विद इन कुछ आवर्स में ही आरोपी जो है पुलिस की कस्टडी में है और इसमें भी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। इंदौर शहर की भागीरथपुरा का मामला, 2 बेटे अपनी मां के बने दुश्मन। जिस मां ने अपने बच्चों को पैदा करके इतना बड़ा किया और उनका जीवन संवारा, आज वही बेटे अपनी मां के बने दुश्मन। पत्नी के कहने पर अपनी मां को घर से बाहर निकालने में मदद करते हैं। वह मां से 13 लाख रुपए की मांग करते हैं और मां को कहते हैं कि तुम घर से बाहर निकालो, ये घर हमारा है। जो कि मां एक सब्जी मंडी में सब्जी बेचकर अपने जीवन यापन कर रही है। जब हमारे पत्रकार शहर क्राइम के सुमित मारोटिया ने उनसे बात की तो मां का कहना है कि मैं एक वृद्ध महिला हूं तथा मेरे पति की स्वर्गवास दिनांक सन 2019 में मृत्यु हो चुकी है तथा मेरे पति के नाम से 1302 भागीरथपुरा में मकान स्थित है। ये कि मेरे पुत्र पप्पू करेडिया उनकी पत्नी सीमा ने कब्जा कर लिया, धोखे से उस मकान के दस्तावेज नोटरी के माध्यम से अपने नाम कर लिए। दरअसल आपको बता दें कि वहाँ मुझे मकान के बाहर निकाल दिया गया तथा मेरा मकान मुझे मकान होने के बावजूद मुझे मेरे बेटे बहू मुझे मेरे मकान से बाहर निकालना चाहते हैं। जो कि मेरा एक नाती है, मेरे 3 बेटियां हैं और 2 बेटा, जिसमें से एक मेरा नाती है जो कि मेरी सेवा करता है, मेरे खाने पीने का ध्यान रखता है। उसे भी जान से मारने की धमकी दी जा रही है और दोनों बेटे द्वारा 13 लाख रुपए की मांग की जा रही है। मैं एक सब्जी बेचने वाली महिला 13 लाख रुपए कहां से लाकर उनको दूं और मुझे मेरे नाती दिनेश व मेरी सिक्योरिटी है
और वही मेरी सेवा करता है कि जवाबदारी कलेक्टर महोदय ले। मैं प्रशासन से यही चाहती हूँ कि मुझे मेरा मकान, जो कि मेरा मकान एक उज्जैन में भी है और एक इंदौर में भी है, मुझे दिलवाने का कष्ट करें। और मुझे मेरी बहू बोलती है कि तुम गंदी नाली में जियो, ये मकान मेरा ही रहेगा। क्या इस मकान पर मेरी बहू का हक है कि मेरे बच्चों का हक, या मेरा ये मकान जो है मुझे बनाकर मेरे पति ने दिया था। अब मैं प्रशासन से यही चाहती हूँ कि कार्रवाई की जाए और मुझे मेरा मकान दिलवाया जाए। क्या हुआ आपके साथ? पेंसिल के बारों से मैं साथ ले गए और इसने नोटरी करवा ली। किसने? पप्पू ने। पप्पू कौन है ये? लड़का है छोटा। तो आप क्या चाहते हो? मैं तो नहीं चाहती, कुछ नहीं चाहती। मेरा संपत्ति मेरे को चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हाँ, इसने ऐसा करा, मेरे साथ में धोखाधड़ी बहुत करी। मैंने नहीं समझा था कि मेरे को धोखा देगा। तू दे गलत समझी थी और मेरे हाले से कर दे, मेरे को मारी ठोकी, मेरा पेड़ तोड़ दिए, रात डलिए, मोरी में घेरा, घर में घेरा, घर में फिर मेरे को रोड पर खूब घुस मारा। बाहर रोटी बनाती तो बाहर भी नहीं बना देता, और घर में बना तो घर में बना, बाहर सोती तो बरसात में बाहर सोई, और रोड पर घिस घिस के मेरे को बहुत मारा। और गंदा गंदा बोलता, मेरी बेटी को बोलता, मेरे को बोलता, मेरे बच्चे का बच्चा वो आता है तो उसको बोलता है कि तेरा मर्डर करवा दूँ, ऐसा बोलता है। कल जा रान या नहीं होना मेरे घर में। ये बहू, आपकी बहू क्या बोलती है? बहू भी बोलती है, वो भी बहू ने तो मेरे को बहुत मारा। उसने घर में गए, दो एक चक्कर मारा, मेरी हड्डी तोड़ दी पैर की, और एक चक्कर मारा तो घर में मार दिया, फिर रोड खींच के मारा तो लोगों ने दौड़े भी नहीं, मेरे को बचने के क्यों मार रही है। सब समझते। अभी फिलहाल आप कहाँ रहते हो? मैं इधर रहती हूँ, अभी जी छिपा छिपा। अच्छा, कितने दिन हो गए ये परेशान करते करते? कम से कम जेर तो बहुत देर की पी रही हूँ, पर इसका है ना ये साल भर हो ना बहुत जेर पिया, मेरे को नहीं पिया जाता, मेरे को नहीं देते, रोटी भी नहीं देते, और पानी को हाथ लगाते बिट्टल हो जाएंगे, इसको हाथ में लगाना, गंदे हो जाएंगे। पैसे की मांग भी करता है और 13 लाख मांग रहे हैं। 13 लाख में इसको कह दिया मैंने, भाई 13 है तो तू बना रे, मेरे को 2 रोटी चाहिए, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। इतने तो क्या क्या मेरा इंतजाम लगाई हालत में कि मेरे रुपया नहीं जीत सकते, ऐसे भी मेरी बहुत हालत खराब। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम गीता भाई।